सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का विजन था कि पाकिस्तान एयरफोर्स शुड बी सेकंड टू नन, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब जब पाकिस्तान की फजाओं, हवाओं और सरहदों को हिफाजत की जरूरत पड़ी है, यह साबित किया है कि PAF इज सेकंड टू नन। और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार के मिज़दाक के हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, अल्लाह को पा मर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। जाली एयर स्ट्राइक करने वाला, भारतीय जाली एयर स्ट्राइक का वावेला मचाने वाला और बालाकोट जाली एयर स्ट्राइक के हवाले से बार बार मीडिया के ऊपर यह वावेला करने वाला भारत यह भूल बैठा था कि हमारा ताल्लुक उन इस्लाफ से है जो 313 होकर हजारों पर भारी होते हैं लाखों करोड़ों के ऊपर, चाहे उनके पास कितनी ही बड़ी मशीनरी क्यों ना हो। आज से चंद दिन पहले मेरी मुलाकात हुई एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, जो कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है पाकिस्तान एयरफोर्स के, उनसे, और बात हुई ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के ऊपर और 27 फरवरी के उस सरप्राइज मिशन के ऊपर, जो सरप्राइज मिशन पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अपना सर फख्र से बुलंद करने का एक मौका फराहम कर गया। और आज पाकिस्तानी पूरी कौम की सूरत में अपना सर फख्र से बुलंद कर कह सकते हैं कि हमें अपनी अफवाज पर, अपनी फजाइया पर फख्र है। चैटम हाउस रूल्स आड़े आते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का कहना था कि इतना आसान नहीं था कि हम ये डिसाइड करते कि हमने करना क्या है, और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान हिमसेल्फ वाज द पर्सनैलिटी। मैं यहां पर कोट करना चाह रहा हूं, इवन दो कि चैटम हाउस रूल्स आड़े आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ही था जिसने डिसाइड किया, डिजाइन किया और ये बताया कि वक्त क्या होना चाहिए, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट का वक्त क्या होना चाहिए, इसकी टाइमिंग क्या होना चाहिए, इसमें हमारे कौन से तैयारे शामिल होने चाहिए, हमारे कौन से हवाबाज शामिल होने चाहिए। और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान वो शख्सियत थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को खुद फ्रंट से लीड किया। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है किसी भी मुल्क की फजाइया के लिए कि उनका एयर चीफ खुद कंट्रोल रूम में बैठकर सारे ऑपरेशन को डिजाइन करता है और पूरी दुनिया को दिखाता है कि आइए देखिए हमारी अफवाज, हमारी फजाइया के अंदर कितना दम है, कितना खम है। और उससे बढ़कर ये बाकी तो हमारे नाम के साथ मुसलमान लगा हुआ है, हमारा अल्लाह के ऊपर ईमान है, हमारा नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान है, हमारा असहाबे किराम के ऊपर ईमान है, और हमारा उन शख्सियात के ऊपर ईमान है जो निहत्ती खड़ी रहती हैं, हाथ में सिर्फ तलवार थी, चंद लोगों की तादाद थी लेकिन हजारों को नेस्त व नाबूद कर डाला। तो हमारे लिए बड़ी मशीनरी या हैवी मशीनरी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो एयर चीफ जिनका नाम ही मुजाहिद हो, तो सोचिए कि उनके अंडर काम करने वाली फौज का जज्बा जिहाद, जज्बा इसार और जज्बा शुजात क्या होगा। जाली बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जिस अंदाज से इंडियन मीडिया वावेला मचाता रहा है, अब दो मुख्तलिफ सिचुएशंस का कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए। पहली वो सिचुएशन देखिए कि जब जाली एयर स्ट्राइक हुई है तो उसके बाद भारतीय मीडिया किस तरह से वावेला कर रहा था, आपको दिखाते। तो आपने देख लिया कि किस अंदाज से भारतीय मीडिया जाली भारतीय एयर स्ट्राइक का वावेला मचा रहा था और इसको अपनी सक्सेस गर्दान रहा था। लेकिन अगले ही दिन जब उनके पायलट को पाकिस्तान की धूल चाटना पड़ी, अपना तैयारा गिराकर यह बताना पड़ा कि यहां की चाय फैंटास्टिक है, यह बताना पड़ा कि मैं गिर चुका हूं लेकिन फिर भी इस सरजमीन पर मुझे प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, यह बताना पड़ा कि मेरी नाक लहूलुहान है लेकिन इसके बावजूद मैं एक ऐसी पुरअमन फिजा में हूं कि यहां से वापस जा सकता हूं, और $26 मिलियन कॉस्ट की इतनी महंगी चाय पीने के बाद भी अगर उसको उसके मुल्क में वीर चक्रा मिलता है तो उसके बाद हजीमत का सामना तो होता है। हजीमत का सामना यूं होता है कि उसके बाद इंडियन मीडिया ने
उन्हीं फुटेजेस को डिलीट करने के लिए अपनी पब्लिक से बार बार रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी। ये बहुत बड़ी नाकामी होती है किसी भी फौज की, किसी भी फजाइया की। तो इंडियन एयरफोर्स को इस हजीमत का सामना करना पड़ा। कैसे, आपको दिखाते हैं। यह हजीमत उठाने के बाद इंडियन एयरफोर्स और भारत सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनके साथ जो हुआ है तो वो सच है। यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो जो झूठ बोल रहे हैं वो झूठ है। पाकिस्तान में किसी F-16 के गिरने का कोई वाकया नहीं हुआ था। पूरी दुनिया ने आकर इसको देखा और पूरी दुनिया ने आकर इसको जज किया, उसके ऊपर तमाम तर बायलाइंस प्रोड्यूस की और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो हुआ वो जाली एयर स्ट्राइक थी, सिवाय चंद दरख्तों के और चंद कवों को और कुछ नहीं गिरा है। और साथ साथ यह भी इंपॉर्टेंट था, यह भी पूरी दुनिया ने दिखा दिया कि पाकिस्तान के किसी F-16 को टारगेट नहीं किया गया। हां, पाकिस्तान अच्छी चाय पिलाने में बहुत मशहूर है और इसका सबूत खुद अभिनंदन यहां पर अपने मुंह से कहकर गए हैं। तो पाकिस्तान की जो चाय है वो फैंटास्टिक है। The tea is fantastic and cheers to the made in Pakistan fantastic tea। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग सरप्राइज डे 27 फरवरी। हैशटैग सरप्राइज डे 27 फरवरी। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट। मुजाहिदीन अफलाक को बोल न्यूज का सलाम। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान एयर कमोडोर सैयद अहमद रजा साहब। आप डायरेक्टर जनरल हैं DGPR पाकिस्तान एयरफोर्स के, यानी आप तर्जुमान हैं पाक फजाइया के। मैं पाक फजाइया के तर्जुमान जनाब एयर कमोडोर सैयद अहमद रजा साहब को एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूं। सब तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की कामयाबी के 2 साल बहुत बहुत मुबारक हों। ये पूरी कौम क्यूरियस है कि ये ऑपरेशन डिज़ाइन किसने किया था, और बच्चा बच्चा ये पूछता है। मैं जब यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, बाहर निकलता हूँ, लोग पूछते हैं कि हु वाज द डिज़ाइनर ऑफ दिस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट। तो आप आज ऑल द वे यहाँ मौजूद हैं, इफ़ यू कैन प्लीज़। जी, सबसे पहले तो कौम को मुबारक हो। जी, जाहिर है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबी नहीं थी, पूरी कौम की, पूरे मुल्क की कामयाबी थी। और इसके साथ साथ जाहिर है अल्लाह ताला का शुक्र भी हमें करना चाहिए कि उसने कौम के वक़ार को बुलंद किया, हमें अक़वाम आलम में सरफराज किया, क्योंकि बेशक अल्लाह की मदद और उसकी रज़ा के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। आपने सवाल किया प्लानिंग का, तो इसमें ज़ाहिर है जब ये 26 तारीख का वाक़या हुआ और उसके बाद हमने देखा कि सियासी और अस्करी क़यादत मिल के बैठी और वहाँ पे एक स्ट्रेटिजिक फ़ैसला किया गया कि चूँकि पाकिस्तान में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ सिवाय चंद दरख्तों के और जंगल में ही गिरा और चंद कौवों के। जी तो इसलिए अब हमने भी जो रिस्पांस जनरेट करना है वो इसी तरह से कैलकुलेटेड होगा, मेजर्ड होगा और प्रोपोर्शनेट होगा। लिहाजा हम भी अपना रिजॉल्व ज़रूर शो करेंगे, जो कि अब हमारी कंपल्शन बन चुका था अपना रिजॉल्व शो करना और रिस्पॉन्ड करना। तो लेकिन हमने उसके साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि वहाँ पे भी कोई नुकसान ना हो। तो ये तो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मिली हमें सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से। और उसके बाद जब हम एयरफोर्स की जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक़ है, तो ये जो हमारा रिस्पॉन्स था ये ऑलरेडी हमने पहले से एक प्री प्लान रिस्पॉन्स हमने ये डिसाइड किया हुआ था। जी बिल्कुल, ये हमारे वॉर प्लानिंग का, वॉर गेमिंग का हिस्सा होता है। हम इसको वक्त के साथ साथ उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। एयर चीफ की इन्वॉल्वमेंट थी, ज़ाहिर है कि वो लीड कर रहे थे फ्रंट से। बिल्कुल, उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी? जी बिल्कुल, वो बराह रास्त इन चीज़ों को ज़ाहिर देख रहे थे। और जैसे कि मैंने कहा कि ये तो ऑपरेशन कैसे होना है और किसने करना है वो तो पहले से ही हमारे प्लान्स का हिस्सा होता है। और ये वजह थी कि जब 26 तारीख को इन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की तो हम विद इन 15-20 मिनट्स कॉकपिट में तैयार थे कि हम जाएं और जाके ये रिस्पांस दे दें। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत ने पहले हालात कलेक्टिव डिसीजन होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये भी ठहरे, जज्बात में हमें नहीं करना, हम पहले सूरत हाल का पूरा जायज़ा लेंगे, अपने नुकसान का अंदाज़ा लगाएंगे और उसके बाद इसको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है। तो जहाँ तक बात है एयरफोर्स की, तो इसमें जो वक्त का तयन था ये पाक फ़िज़ाइया के सरबराह
ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान जी साहब, बिल्कुल, और तमाम जो हमारी आला क़यादत थी पाक फ़िज़ाइया की उस वक्त, तो उनके साथ बाहमी मशवरे के साथ, और उन्होंने वक्त का तयन किस वक्त करना है, कैसे करना है, सारी प्लानिंग एयर चीफ हिमसेल्फ डिसाइडेड। जी बिल्कुल, जाहिर है वो एयरफोर्स के सरबराह है, तो बराह रास्त वो इस मामले में को खुद देख रहे थे और उसकी निगरानी कर रहे थे। राइट। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट कि जब डॉग फाइट होती है तो ज़ाहिर है फिर डॉग फाइट होती है और फ़ज़ा के अंदर हो रही है, तो उस वक्त कोई नहीं पता क्या हो जाए और किसके साथ हो जाए। तो हमारे हसन सिद्दीकी ने और नोमान ने जब टारगेट किए उनके तैयारे, तो हमारे रडार पे या हमारे तैयारों की रेंज में या हमारे मिसाइल्स की रेंज में मज़ीद कितने तैयारे थे इंडियन एयरफोर्स के? एक तो ऑलरेडी जो है ना वो खाक चाट चुके थे पाकिस्तान की सरजमीन की, इसके अलावा कितने तैयारे हो सकते थे हदफ पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का? देखिए एग्जैक्ट नंबर्स तो मैं नहीं बताऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन बहरहाल इतना है कि मुतअद्दिद तैयारे हमारे निशाने पर थे। अगर चाहते तो हिट हो सकते थे वो। जी बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा जैसे कि सियासी अस्करी क़यादत की तरफ से हमें जो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस थी वो यही थी कि हमने प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स को जनरेट करना है। तो वो जो हमारे कांधों पे एक अहम जिम्मेदारी थी कि हमने सियासी क़यादत की जो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है उसके अंदर रहते रहते काम करना है, तो उसको हमने मलूज़ खातिर और ये भी देखना है कि सिचुएशन मज़ीद एस्केलेट ना हो। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा मकसद भी यही था कि हम जहाँ अपना कमिटमेंट भी शो करें, अपना रिजॉल्व शो करें, और उसके साथ साथ अपने रिस्पॉन्स को मेजर्ड और कैलकुलेटेड रखें ताकि चीज़ें डी एस्केलेशन की तरफ जाएं। ऐसा काम ना हो जाए कि जिसकी वजह से जिसका रिस्पॉन्स में उनको एस्केलेशन करना उनकी मजबूरी बन जाए। अभी मैंने इंट्रो में एक जुमला कहा था कि जिस मुल्क की फ़ज़ाइया के एयर चीफ का नाम ही मुजाहिद हो, तो आप सोचिए कि उनकी सिपह सलार के अंडर जो काम करने वाले फ़ौजी हैं, जवान हैं, या दूसरे जो पायलट्स हैं, उनका जज्बा इसार या जज्बा जिहाद या जज्बा शुजात क्या होगा? इज़ दैट राइट थिंग? जी हाँ, मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं। चीफ़ की शख्सियत का उनका एक कैरिज़मा है, और जब ये कशीदगी अपने उरूज पर थी और तो वो बाकायदा अगले मोर्चों पे जाके उन्होंने खुद विज़िट किया, पायलट से मिले, ग्राउंड क्रू से मिले, लोगों का खुद हौसला बढ़ाया, हर बेस के ऊपर जाके, हर फॉरवर्ड एयर बेस पे, और बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और जिसको कहना चाहिए ना विद अ मैन विद बूट्स ऑन ग्राउंड। तो इस पे कोई शक नहीं कि उनका किरदार बड़ा कलीदी था, और उन्होंने अगले मोर्चों पे जाके अभिनंदन की बात कर रहे थे। अभिनंदन को क्यों वापस किया गया? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? वो देखिए ऑब्वियस ही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि हम उसको अमन चाहते हैं, और अमन की खातिर एज ए जेस्चर ऑफ पीस उसको हम रिहा कर रहे हैं। तो वो खालिसतन एक अमन की ख्वाहिश का इजहार था, और वज़ीर आज़म का फैसला था, तो वो उसके लिए किया गया। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है लोगों की तरफ से कि अगर हमारे हाथ आ भी गया था एक बंदा, तो इसको फैंटास्टिक टी हमने पिलाई दी थी, तो उसको रख लेते कुछ अरसे के लिए। तो ये सवाल आपसे पूछना बड़ा ज़रूरी था। वैसे तो मैंने चीफ साहब से भी पूछा था, लेकिन आपसे पूछना बड़ा ज़रूरी था। नहीं, वो मैंने कहा ना, जैसे कि ये वज़ीर आज़म का फ़ैसला था कि उसको रिहा किया जाए, और एक हम क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह रहा है। मैंने कहा ना कि इस कशीदगी के दौरान भी अगर हम थोड़ा सा पीछे बात कर लें, जब पुलवामा का वाक़या हो गया, तो उसके बाद भी आप देखिए भारत की तरफ से क्या बातें हो रही थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनका मीडिया एक जंगी जुनून को हवा दे रहा था, जबकि पाकिस्तान की तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत सब अमन की बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म का बयान है कि आप जो चाहते हैं बताइए, कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस हमें दे, हम उस पर एक्ट करेंगे, और अगर कोई पाकिस्तान में इसका जिम्मेदार निकला तो हम उसके खिलाफ हम तैयार हैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हमेशा से अमन ही रही है। हमारे साथ तर्जमान पाक फ़ज़ाइया मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और बहुत सारे सवालात हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तर्जमान पाक फ़ज़ाइया मौजूद हैं। अगेन वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। जनरेशन वॉरफेयर की तरफ चली गई हैं, वॉर जोन्स अब ज़रा डिफरेंट ही हो गए हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन वॉरफेयर के तरीके बदल चुके हैं। कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारा मीडिया? आप तो वैसे भी मीडिया को देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? जी हाँ, मैं समझता हूँ मीडिया का बहुत अहम किरदार अब आ गया है, क्योंकि मीडिया ही अब
आवाज़ है और मीडिया ही ने नैरेटिव्स को आगे पहुंचाना है। तो जो हम जिसकी बात कर रहे हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर, तो उसमें मीडिया एक बड़ा उसका एक अहम कंपोनेंट बनता है। इसलिए कि जो कुछ पीछे हो रहा है वो तो ज़ाहिर पस पर्दा हो रही हैं चीज़ें, लेकिन ओवरऑल नेशनल पॉलिसी के अंदर आपने क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस किस तरह करने हैं, प्रोपेगेंडा कैसे करना है, काउंटर प्रोपेगेंडा कैसे करना है, उस सब के लिए आपका मीडिया का जो रोल है वो बड़ा कलीदी और बड़ा अहम है। और यहाँ मैं इस बात का भी एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि जब ये भी पुलवामा वाक़े के बाद जब हमने अभी जैसे बात भी की कि वहाँ भारतीय मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा जंगी जुनून की बातें हो रही थी और एक कैफियत पैदा की जा रही थी, वहीं पाकिस्तानी मीडिया जो था उसने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बड़ा रिस्पॉन्सिबल सबूत दिया जिम्मेदारी का, और अक्रॉस द बोर्ड कि हमारी तरफ से किसी किस्म की गैर जिम्मेदाराना बात नहीं की गई, कोई गैर जिम्मेदाराना नैरेटिव जनरेट नहीं किया गया। फिर इसी तरह जब 27 फरवरी का ये वाक़या सारा हो गया तो वहाँ पे जिस तरह से झूठी कहानियाँ गढ़ी गई और एथिक्स को बालाए ताक रखा गया, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडिया ने बड़ा जो किरदार अदा किया वो दाद तहसीन के लायक है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। अच्छा, अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया तक बात नहीं रह गई है, अब तो डिजिटल मीडिया बहुत आगे चला गया, सोशल मीडिया, यूट्यूब हो गई, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। उसमें हमारा जवान, एक तो वो जिनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से, या एक वो हमारी जो कौम का नौजवान है, वो किस तरह अपना रोल प्ले कर सकता है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे, कि वो प्रोपेगेंडे के अंदर ना आकर अपने ही मुल्क के तशख़्ख़ुस को तार करने की कोशिश करे, उससे बचाए किसी तरह से भी। उसके ऊपर भी तो काम होना चाहिए ना, वॉरफेयर्स के ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ने भी अब एक नई डायमेंशन खोल दी है। इसके ऊपर भी जाहिर है हर एकेडमिक सर्कल्स में बातचीत हो रही है, आप लोग मीडिया के लोग भी इस पर डेफिनेटली बातचीत करते हैं कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाए, बिकॉज रेगुलेशन ऑफ डिजिटल एंड सोशल मीडिया इज़ अ बिग चैलेंज। और इसने किया ये है कि इंफॉर्मेशन मासेस को इंफॉर्मेशन की रसाई दे दी है। इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन वो कितनी ऑथेंटिक है, वो कितनी दुरुस्त है, इसका तयन जो है वो करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और लोग फ़ौरन जज्बात में आके जो चीज़ आई बग़ैर तहकीक के उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया या उसके ऊपर यकीन कर लिया। तो यहाँ पे बल्कि मैं कहता हूँ हमें फिर 1400 साल पहले हमें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, उन्होंने यही कहा कि बग़ैर तहकीक की कोई बात आगे ना पहुँचाओ। तो मेरे ख्याल में वो हमारे लिए एक बड़ा रहनुमा उसूल है। तो मेरे ख्याल में हमें सबसे बड़ी तो चीज़ ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह से राइट लेफ्ट से आती है तो बिला सोचे समझे हम उसको आगे ना बढ़ाएं, बिला सोचे समझे उसके ऊपर यकीन ना करें जब तक कि 2-3 जगहों से उसकी ऑथेंटिक सोर्सेज से उसकी कंफर्मेशन ना हो। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसमें हमें जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा, और ये एक इनफरादी तौर पे बहैसियत कौम हमें इसको सोचना पड़ेगा और इनफरादी सतह के ऊपर अपनी सोच को तब्दील करना। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में, टेरिटरीज़ में कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर करते होते हैं, तो और ये ऑब्वियस होता है। इंडिया हमेशा कोई ना कोई तुंगड़ी छोड़ ही देता है और हम देख रहे होते हैं, और हमें अब रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होता है जिस तरह हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता क्यों है इंडिया, मतलब वो चाहता क्या है, क्यों करना चाहता है? बतौर आप तर्जमान पाक फ़ज़ाइया, आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, क्यों करता है ऐसा? देखिए ज़ाहिर है इन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के पीछे मज़मूम मकासद होते हैं, और अगर हम पुलवामा की जहाँ पॉलिटिकल भी होते हैं। जी मैंने वही कहा ना आपसे, पुलवामा की अगर बात करें तो वो ज़ाहिर खुल के सामने भी आ गया है कि उनका एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और उसके बाद उन्होंने बुनियादी तौर पर इंतखाबात में अपने मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए पूरा वो ड्रामा नशा पुलवामा से बात शुरू की और कशीदगी बढ़ाते बढ़ाते फिर वो बालाकोट तक लेके आए, जो कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना इक़दाम था कि आप अपने इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस को उसमें इन्वॉल्व करते हैं और एयरफोर्स को इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ कि जिसकी खुद एक पोटेंट एयरफोर्स है, उसकी आर्म्ड फोर्सेस, दीगर नेवी, आर्मी, वो भी एक फॉर्मिडेबल फोर्स है, और आपने किसी किस्म की एटॉमिक पावर है, एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है, और आपने बगैर सोचे समझे सिर्फ एक इंतखाबी मकासद हासिल करने के लिए 2 ममालिक को जंग के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया।
तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितना गैर जिम्मेदाराना किस्म का ये फैसला था, क्योंकि एयर पावर की जो खसूसियत है वो ये है कि एयर पावर एस्केलेटरी इन नेचर है। जब आप इसको इस तरह से बगैर सोचे समझे इस्तेमाल करेंगे तो इसके नताइज फिर कुछ भी हो सकते हैं। ये स्पाइरल कर सकती है, वर्टिकल एस्केलेशन की तरफ जा सकती है, नतीजा कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी नतीजा निकल सकता है। तो इसीलिए अब मैं जो हम मवाजना अगर करें, जो मैंने पहले भी कहा कि जब हमने भी जब अब रिस्पॉन्ड करना हमारा कंपल्शन थी, हम रिस्पॉन्ड तो अपने करने करना था, वो तो आपकी कौम का पूरी कौम का मोराल हाई करना था, अपनी फौज का मोराल हमने ये बताना था। और हम पहले ही बावर करा चुके थे, जब पुलवामा वाक़े के बाद कशीदगी बढ़ रही थी तो हम पहले ही तमाम अक़वाम आलम को डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, मिलिट्री चैनल्स के थ्रू ये बावर करा चुके थे कि अगर भारत ने किसी किस्म की कोई मुहिम जुई की तो हम जवाब देंगे। तो लेकिन वही वाली बात कि हमने जो जवाब दिया वो वही कि मेजर्ड, कैलिब्रेटेड और प्रोपोर्शनेट, ताकि चीज़ें डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, एस्केलेशन की तरफ ना जाएं और चीजें संभल जाए, सिर्फ एक मैसिव रिस्पांस उनको मिल जाए कि जी हम कर सकते हैं, हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, अगर आप करने आए हैं तो हम जवाब आपको देंगे। अच्छा, जब हो गया 26 तारीख को जो हुआ और वहाँ पर कौवे भी मर गए, वहाँ पर दरख्त भी उन्होंने जला दिए, हमारे बहुत सारे दरख्तों का हमारा नुकसान, हमारे प्राइम मिनिस्टर कई दफ़ा इस बात का तस्करा कर चुके हैं कि हमारे दरख्तों का बड़ा नुकसान किया उन्होंने। तो उस वक्त एक सिचुएशन तो डेवलप हो चुकी होती है ना, जब आपके मुल्क के अंदर वो पेलोड फेंक के चला गया, खुद उधर प्रोपेगेट कर रहा है, पूरी दुनिया में मीडिया के ऊपर प्रोपेगेट कर रहा है। तो उस वक्त किस तरह से आप लोगों ने सिचुएशन को डील किया कि यार ये कर गए हैं, ये क्या, ये इन्होंने हिम्मत कैसे की बाउंड्री को या लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की? जी बिल्कुल, पहली तो चीज़ है कि ज़ाहिर है वो क्रॉस तो नहीं किया उन्होंने, मैं यहाँ वजाहत कर दूँ जी प्लीज़, क्योंकि उस दिन 26 तारीख को इन्होंने 4 जगहों से कोशिश की थी पाकिस्तान की। कौन सी जगहों में? सरक्रीक की तरफ से आए थे, रहीम यार खान की तरफ से आए थे, चौलिस्तान बॉर्डर की तरफ, जी फाजिलका सेक्टर से आए थे, और कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर, और पाकिस्तान की जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे थे एयरक्राफ्ट, उन्होंने इनको इंटरसेप्ट करने किया और ये वापस पलटे, चारों जगहों से ये वापस पलटे। और कश्मीर में अलबत्ता जब वापस ये पलटे हैं तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के जब तैयारे इनकी तरफ बढ़े हैं तो इन्होंने वहाँ पे उजलत में अपने पेलोड फेंका और वापस पलटे। तो सिर्फ वजाहत करने के, तो अब जब ये हुआ और तो उसके बाद मैंने कहा ना कि हम तो 15 मिनट के अंदर अंदर जवाब देने के लिए तैयार हो गई थी पाकिस्तान एयरफोर्स। और जो आप जज्बात की बात कर रहे हैं तो वाकई ये खून और जोश बहुत ज़्यादा था, गुस्से की कैफियत थी, जज्बात ज़ाहिर थे। और लेकिन जब ऊपर से कहा गया कि ठहरो तो जाहिर है वो बड़ा मुश्किल लम्हात थे, क्योंकि कोई ठहरने को तैयार नहीं हो सकता ना, बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, लेकिन जाहिर है फिर प्रोफेशनलिज्म इसी का नाम है, प्रोफेशनलिज्म इसी का नाम है कि आप अपने जज्बात आपके अपनी जगह पे, लेकिन आपको फिर जो ऊपर से अहकामात मिल रहे हैं आप उनके मुताबिक अपने जज्बात पे काबू रखते हुए एक प्रोफेशनली एक काम को एग्जीक्यूट करें। तो जाहिर है फिर जब हमें गाइडेंस वहाँ से फाइनली मिली, गो हेड मिला, तो हमने ये तो वन साइड ऑफ द सिचुएशन थी, यानी कि जो 26 को हुआ। अब बात कर लेते हैं 27 को। 27 को हमारे शाहीन गए, उन्होंने जो किया पूरी दुनिया ने देख लिया। उसके ऊपर फिर भी इंडिया वावेला करता रहा कि हमने F-16 गिरा दिया है और पूरी दुनिया को पता है। और फिर इंटरनेशनल फोर्सेज और फोरम्स ने आकर यहाँ पर ये भी दिखा दिया कि इनके F-16 पूरे हैं, आप ये वावेला ना बचाएं, जो भी कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे जब फाइटर प्लेन्स वापस आए हैं, हमारा JF-17 थंडर जब वापस उतरा है, हमारे पायलट्स जब बाहर आए हैं, उनके इमोशंस क्या थे, ये ज़रा डिस्क्राइब करें, पब्लिक सुनना चाहती है। जी हाँ, जाहिर है ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। और जब ये पायलट्स हमारे लैंड किए तो जो ग्राउंड क्रू था, जहाज़ से उतरते ही उन्होंने, बिकॉज ग्राउंड क्रू ने जब देखा कि जहाज़ टैक्सी बैक करके आ रहा और जहाज़ पे मिसाइल नहीं लगा हुआ, तो वो भी ये समझ गए कि ये मिसाइल जो है वो इस्तेमाल हो गया, और सही जगह इस्तेमाल हुआ है। तो जो बॉम्ब्स वाले जहाज़ से उन पे बॉम्ब नहीं लगे हुए थे, ज़ाहिर जब वापस आए तो दे रियलाइज्ड कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना काम कर दिया है। वो ग्राउंड क्रू ने तो जहाज़ों को देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिए, और नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर जब ये ज़ाहिर पायलट्स वगैरह नीचे उतरे तो किसी को कंधों पे उठा लिया, और तो काफ़ी ज़ाहिर इमोशनल थे, जज्बात की फिजा थी और खुशी का ज़ाहिर है मौका था, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें एब्सोल्युटली राइट। तर्जमान पाक फ़ज़ाइया एयर कमोडोर सैयद अहमद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने ये तो कंपैरेटिव एनालिसिस करना ही है कि हमारा JF-17 थंडर कितनी सलाहियत रखता है फ़िज़ाई दिफा की, और जो रफ़ेल तैयारे इंडिया के पास हैं और जो टेक्नोलॉजी उनके पास है वो कितनी इंपॉर्टेंट है उसको केटर करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। साथ ही साथ ये बताना भी ज़रूरी है
कि शायद ये दुनिया की सबसे महंगी चाय होगी जिसकी कीमत $26 मिलियन पे की है इंडिया ने। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया जनाब एयर कमोडोर सैयद अहमद रज़ा साहब ने हमें एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट में ज्वाइन किया हुआ है आज। सर अगेन वेरी वार्म वेलकम। अब दिफाई सलाहियत का तकाबली जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी होता है। वो अल्लामा इकबाल के अशार है ना कि अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कीप इट इन माइंड कि अब 2021 है तो हमें अपने दिफा की सलाहियत को भी बढ़ाना है। तो उधर राफेल, हमारे पास JF-17 थंडर, कितना कंपैरेटिव एनालिसिस बेहतर होगा अगर हम करना चाहें तो? अच्छा देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राफेल एक जदीद तैयारा है, केपेबल प्लेटफॉर्म है, एंड वी आर फुली अवेयर ऑफ दैट। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और इसके आने से उनको टैक्टिकल एक एडवांटेज मिला है। लेकिन वो टैक्टिकल एडवांटेज है, उसके आप आउट मैनूवर कर सकते हैं टैक्टिक्स के ज़रिए, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। इसी तरह से अभी सिर्फ कोई 6-7 तैयारे ही उनके पास आए, 8-10 में, मतलब 4 पहले आए थे, उसके बाद 6 या 7 की उनको दोबारा खेप मिली है। तो इतने तैयारों के साथ जो है वो कोई ऐसा कोई मार्का नहीं हाँ एक एडिशन है उनके पास। हाँ एक एडिशन है। तो वो उनका जितना भी इस वक्त नैरेटिव है, ढोल वगैरह उन्होंने पीटा है जहाज़ के ऊपर और खुशी मनाई है शादियाँ ने, ठीक है, उनका हक है, नया सिस्टम आ रहा है, लेकिन वो नैरेटिव सारा उनका अपने लोगों के लिए है। हमें इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा टैक्टिकल एडवांटेज ज़रूर उनको मिला है, लेकिन उसको हम आउट मैनूवर कर सकते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 इंशाल्लाह जब आ जाएगा तो ये गैप, ये कब तक आएगा? आज इस साल के आखिर तक उम्मीद है कि हमारे बेड में शामिल हो जाएगा और उसके आने से ये गैप भी फिल हो जाएगा जो थोड़ा बहुत क्रिएट हुआ है। तो राफेल्स आर नॉट दैट बिग अ चैलेंज और अ थ्रेट। मसला है उनकी जो ओवरऑल डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स का उनका प्लान है, जिसमें अगर आप देखिए उनके फिगर्स उठा के तो एक खतीर रकम उन्होंने रखी है सिर्फ प्रोक्योरमेंट्स के लिए। जो डिफेंस बजट है वो उसके अलावा है। राइट। तो उससे अंदाज़ा होता है कि उनके इरादे क्या हैं, और जाहिर है कि अगर वो इतनी बड़े पैमाने पे दिफाई साजो सामान की ख़रीदारी करेंगे तो ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा और हमारे पास भी फिर कोई चॉइस नहीं होगी काउंटर करने के लिए। हमारे पास चॉइस जी बिल्कुल तो होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो हमें भी जाहिर है मजबूरन गो के हम किसी असले की दौड़ में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन जाहिर है ताकत के तवाज़ुन को तो बरकरार रखना है। तो लेकिन जाहिर है हमको अपनी मईशत देखनी है, अपने इक़्तिसादी हालात भी देखने हैं और अपनी चादर को देखते हुए हमें अपने पाँव फैलाने और लेकिन हम तो ये JF-17 थंडर की जो नई खेप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये दिसंबर तक हमारे पास होगी जी। तो ये कितना अपग्रेडेड है और कितना डैमेज कर सकता है? और अल्टीमेटली चलाना तो पायलट ने है। मशीन तो ठीक है अपनी जगह पर, उसकी एक परफॉर्मेंस मैटर करती है, लेकिन मशीन के साथ साथ मशीन को चलाने वाले बंदे की भी परफॉर्मेंस मैटर करती है, उसका अल्लाह पर यकीन, उसका जज्बा शुजात वो भी मैटर करता है। तो वो मशीन कितनी हमारे पास तगड़ी है कि हम चीज़ों को काउंटर कर सकें, डिफेंस अपना ठीक से कर सकें। जी, जहाँ तक ब्लॉक 3 का ताल्लुक़ है तो ये सबसे एडवांस्ड वर्जन होगा JF-17 का। इसके अंदर एक EASA रेडार जो कहते हैं, जो कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का रेडार है, वो लगा होगा। इसके अंदर जो हम इंशाल्लाह वेपन्स इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो लॉन्ग रेंज वेपन्स होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। वो इंशाल्लाह जब ज़ाहिर तैयारा आएगा, इंडक्ट होगा, तो हम वो तफसीलात भी आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे और बताएंगे। तो एक बहुत ही फॉर्मेडेबल प्लेटफॉर्म होगा, एक बहुत ही एडवांस्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म होगा JF-17 ब्लॉक 3 इंशाल्लाह। JF-17 हमारी ये 100% हमारी अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी है या इसमें हम कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं? जी, वो पाकिस्तान और चाइना के ताउन से बन रहा है, दोनों ममालिक के बाहमी इश्तराक के साथ। तो मैंने बीच में सुना भी था कि हम ये दे भी रहे हैं, दूसरे ममालिक इसको परचेज कर रहे हैं, लाइक नाइजीरिया और दीगर। जी हाँ, नाइजीरियन एयरफोर्स को हाल ही में हमने तैयारे फरोख्त किए हैं। उनके क्रू की ट्रेनिंग भी हम करा रहे हैं, उनके टेक्नीशियंस की भी ट्रेनिंग हम करा रहे हैं। तो इसमें पेशरफ्त है। जो नौजवान नस्ल है वो अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहे और आपके पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहे तो कितना चाम है उनके लिए उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है पाकिस्तान एयरफोर्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान एयरफोर्स एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
और हम मुख्तलिफ यानी अपार्ट फ्राम पायलट हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स भी हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी हैं हमारे पास। फिर अगर आप आ जाएं इसमें लीगल ब्रांच के ऑफिसर्स भी हैं हमारे पास। लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा एक कैपेबिलिटी है, लॉजिस्टिक्स ब्रांच है। तो काफ़ी डाइवर्स हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूथ के लिए कि जो प्रोफेशनली एक्सेल करना चाहते हैं। इट्स नॉट खाली कि आप एयरफोर्स में आ गए हैं तो आपको स्टैगनेंट आपकी लाइफ हो गई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बड़ी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर अ पर्सन टू ग्रो प्रोफेशनली इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आप इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी क्या फील्ड है, आप अपनी फील्ड के अंदर अगर कॉम्पिटेंट हैं तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छे मौके हैं। फिर इसके अलावा ज़ाहिर है जो फैसिलिटीज़ हैं लाइक अकोमोडेशन है, पे स्केल है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सिर्फ पायलट्स या एडमिन ब्रांचेस के अलावा और भी ब्रांचेस हैं लाइक डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए? जी बिल्कुल, मैंने कहा मेडिकल ब्रांच भी है, मेडिकल ब्रांच भी है, एजुकेशन ब्रांच भी है, लीगल ब्रांच भी है, लॉजिस्टिक्स है, मेट्रोलॉजी है, इंजीनियरिंग और एयर डिफेंस का तो मैंने तस्करा कर दिया। इस तरह से लॉजिस्टिक्स का भी मैंने तस्करा कर दिया। तो देयर आर न्यूमरस। जहाँ तक शामिल होने का ताल्लुक़ है तो पाक फ़िज़ाइया का इंडक्शन साइकिल हमेशा चलता है, साल में 2 साइकिल्स चलते हैं इंडक्शन के, और वो अखबारात में उसके इश्तिहारात छपते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें होता है। तो अगर आप उसमें फॉल करता है, जो भी नौजवान जो भी बच्चा और आना चाहता है तो वो अप्लाई करे। हाँ, चूँकि अब हमने जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज़रा फिर हमें लोगों की सिलेक्शन भी फिर उसी हिसाब से करनी होती है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो भी थोड़ा मुश्किल है, खासा रेगुलस होता है, और उसमें अच्छे तरीके। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी जो फॉल्स फ्लैग की टर्मिनोलॉजी है, ये आपको और हमें तो खैर इसकी अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज हम पढ़ते रहते हैं। एक लेमैन के लिए ये है क्या बेसिकली फॉल्स फ्लैग, या फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन जो हम बार बार टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ये है क्या? फॉल्स फ्लैग यही है कि आप खुद ही, यानी अगर बिल्कुल आपने लेमैन कहा तो लेमैन की ज़बान में ये कि एक ड्रामा आप खुद ही करते हैं। अच्छा, यानी खुद ड्रामा किया और खुद वावेला मचाया। जी, खुद ही वावेला मचा दिया, उसका इल्ज़ाम किसी और पे रख दिया। F-16 के बारे में इंडिया ने वावेला मचाया, तो पाकिस्तान ने उस इंटरनेशनल फोर्सेस को कैसे ये बावर कराया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है, और इंटरनेशनल फोर्सेस वो मान भी गई हैं और इंडिया को बताया कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। वो किस तरह हुआ था? जी, उसमें यह था कि हम, अगर आपको याद हो, 2019 में हमारा एक जो डिफेंस डे का शो होता है, मुजाहिदीन अफलाक को सलाम, उसके अंदर हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी थी जिसमें पूरा इस वाक़े का तज़किरा किया गया था कि 26 को क्या हुआ, 27 को क्या हुआ, और उसमें इस इशू को भी हमने उठाया था जिसमें अभिनंदन के जहाज़ के मलबे से जो 4 मिसाइल उसके लगे हुए थे उसके जहाज़ पे, चारों के चारों बरामद हुए थे, और वो हमने उसकी तस्वीरें दिखाई थी। उसके अलावा फिर पिछले साल जब इसकी हमने पहली एनिवर्सरी की ऑब्जर्व ट्रॉट की, तो हमने वो चारों के चारों मिसाइल नुमाइश पे रखे। तमाम मीडिया को हम लेके आए, पाकिस्तान का मीडिया भी, फ़ॉरेन मीडिया भी, और उनको हमने दिखाया कि ये देख लीजिए आपके सामने चारों के चारों मिसाइल रखे हुए हैं। तो जब मिसाइल फायर ही नहीं हुआ तो शूट डाउन करने का तो सवाल ही नहीं है। और फिर मैं नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट की तरफ अगर आऊँ तो उन्होंने कहा जी अगर राफेल होते तो नतीजा कुछ और होता। तो अगर उन्होंने F-16 मार लिया था, साहब कह दिया, मैं कभी साहब ना कहता उनके नाम के साथ, आप कह सकते हैं। बस वो कायदे आज़म ने जब अपना पहला खिताब किया था तो उन्होंने कहा था जेंटलमैन ऑफ द एयर फोर्स। यस तो बस वो कायद के अल्फाज का फिर हमें भरम रखना है। तो नरेंद्र मोदी की बात हो रही थी, तो उनकी स्टेटमेंट थी कि जी राफेल अगर होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। तो अगर आपने F-16 मार लिया था तो फिर कौन से नतीजे को आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ होता? ठीक है, तो आप तो ये स्टेटमेंट दे के खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि जो नताइज वो वही हैं जो पाकिस्तान दावा कर रहा है, और हकीकतन नताइज वही हैं। एब्सोल्युटली राइट। एक आखिरी सवाल, पैगाम पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया यूज़र्स के लिए, पाकिस्तान के मीडिया के लिए, जो ज़ाहिर है आप मीडिया को डायरेक्टली देखते हैं, कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट समेत पाक फ़ज़ाइया की इमेज बिल्डिंग में किस तरह से वो रोल प्ले कर सकते हैं? बड़ा आपका पर्टिनेंट सवाल है, क्योंकि अब नौजवान नस्ल जो हमारी है वो ज़ाहिर है वो जिसको हम डिवाइस जनरेशन भी कहते हैं, उनका उड़ना बिछोना है डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया, और ज़ाहिर है दुनिया उसी तरफ चल रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस बात की आगाही रहनी चाहिए हमारी नौजवान नस्ल को कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ी जा रही है, और डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा टूल है इस हाइब्रिड वॉर का। तो मेरा सिर्फ पैगाम ये है कि ज़िम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल करें,
और इस बात से आगाह रहें कि हर इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर नज़र आ रही है वो एक दुरुस्त इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पीछे मकासद कुछ और हैं। तो अपने मुल्क के साथ खड़े रहें, अपने मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहें, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ खड़े रहें, और वो बयानिए जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उन बयानियों को तवज्जो ना दें। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अदरवाइज़ भी, उसके अलावा भी अगर कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती है उसकी तहक़ीक़ करें, जैसा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी अगर तुम तक खबर पहुँचे तो उसकी तस्दीक़ किए बगैर उसको किसी आगे तक ना। अभिनंदन तो वहाँ पर कहता होगा टी इज़ फैंटास्टिक एंड एक्चुअली टी वॉज फैंटास्टिक। आप भी बैठे बैठे अक्सर कहते हैं यस टी वॉज फैंटास्टिक। पाकिस्तान की चाय तो आपको पता है, पाकिस्तान में तो चाय ही सबसे, जहाँ जाते हैं चाय ही चाय होती है। तो ज़ाहिर है मुझे चाय पीने का वैसे भी शौक़ है। तो वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू जनाब एयर कमोडोर सैयद अहमद रज़ा साहब, तर्जमान पाक फ़ज़ाइया यानी डायरेक्टर जनरल DGPR पाकिस्तान एयरफोर्स, आज इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त दिन है, पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए सर फ़ख्र से बुलंद करने का दिन है। और इंडिया के लिए तो कल भी सरप्राइज़ डे था, आज भी सरप्राइज़ डे है, और ता क़यामत ये वाला दिन तो उनके लिए सरप्राइज़ डे रहेगा। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को जा दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।